हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम नवंबर 2020 के ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, हम इंडाइसिस और रिपोर्ट्स पर भी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने जनवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक के सारे इंडाइसिस और रिपोर्ट से लेकर करंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे 2 या 3 महीने के लेक्चर और बचे हैं इंडाइसिस और रिपोर्ट्स पर, जिनको हम अगले 1-2 लेक्चर में कवर कर देंगे। साथ ही साथ पूरा कंबाइंड वीडियो लेक्चर इंडाइसिस और रिपोर्ट्स का, या जिस जिस टॉपिक पे लेक्चर कवर होते जाएंगे उनका हम एक कंबाइंड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। आज के लेक्चर में हम नवंबर 2020 से रिलेटेड ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ कल से हम आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के भी करंट अफेयर्स कवर कराना शुरू करेंगे, जनवरी 2021 से शुरू करके पूरा हम आपको सितंबर 2021 तक के एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कंप्लीट कराएंगे। और हर टॉपिक के हम करंट अफेयर्स जो कराएंगे आपको, वो सितंबर 2021 तक कवर कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से। आज के लेक्चर में हमें मेनली ये सारे टॉपिक देखने हैं: एजियन सी, गिलगित बाल्टिस्तान, शहतूत डैम, इथोपियास तिग्रे रीजन, पोलावरम प्रोजेक्ट, जिंगटैंग पोर्ट, पांगडा विलेज और लुहुरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखिए, जितने भी डेवलपमेंट्स ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में हमारे बॉर्डर्स ज़िलों के पास हुए हैं, यानी कि जितने भी सीमावर्ती क्षेत्रों में हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड हमारा बॉर्डर हो, या चाइना तिब्बत से रिलेटेड, या बांग्लादेश से रिलेटेड, तो वहाँ पर ज़्यादातर जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं स्पेशली चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर वो इस तरह एक्टिविटीज़ करते हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आपके लिए वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वो मीठे पानी की नदियाँ हैं, और वो हमारा जो इंडिया का जो क्षेत्र है वो लोअर लैंड में आता है कंपेरेटिवली तिब्बत के रीजन के। तो नदियाँ जो बहती हुई आती हैं वो उस ऊपरी क्षेत्र से, यानी कि तिब्बत के, चाइना के क्षेत्र से बहती हुई आती हैं। तो हमारे लिए वो मीठे पानी की बहुत बड़ा सोर्स होता है हमारे कई राज्यों के लिए, जैसे कि ब्रह्मपुत्र की नदी हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए पीने के पानी का स्रोत है। तो इससे नुकसान ये होता है कि डैम बनाने से, क्योंकि डैम मीठे पानी को स्टोर कर लिया जाता है। तो वैसे भी चाइना ने काफ़ी तादाद में अपनी नदियों पर डैम बनाए हैं, जो नदियाँ तिब्बत से होती हुई भारत के अंदर एंटर करती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ मीठे पानी की उपलब्धता भी कम हो जाती है। तो इस पर्सपेक्टिव में भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपने पहले न्यूज़ से। पहला है हमारा टॉपिक एजियन सी। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि टर्की का से लगा हुआ जो एजियन सी है, वहाँ पर भूकंप आने की वजह से टर्की और ग्रीस बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो अब हम इन्हीं की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना है हमें। देखिए, इसे ग्रीक एगोवेन पेलागोस, ये वहाँ की ग्रीक लैंग्वेज में है, ग्रीक एगियन पेलागो, या तुर्की एजे डेनिस के रूप में जाना जाता है। ये भूमध्य सागर का एक विस्तार है। देखिए, एजियन सी जो है मेडिटेरेनियन सी का ही एक पूर्वी या उत्तर पूर्वी विस्तार आप कह सकते हैं। ये पश्चिम में ग्रीक प्रायद्वीप, यानी कि एजियन सी के पश्चिम में क्या है, ग्रीक पेनिनसुला है, ग्रीक पेनिनसुला, और इसके पूर्व में एशिया माइनर। यानी कि पूर्व में एशिया माइनर का मतलब ये है कि जो हल्का सा जो एरिया टच होता है हमारा टर्की का, जिसमें से कुछ एरिया टर्की का आपको पता ही होगा, कुछ एरिया यूरोप में आता है, तो यूरोप के अंतर्गत आता है। तो वो एरिया और प्लस हमारा एशिया वाला हिस्सा यूरोप टर्की का, वो एजियन सी से टच होता है। तो इसके पूर्व में एशिया माइनर है और पश्चिम में ग्रीक पेनिनसुला, तो ये दोनों के बीच में स्थित है। अब एजियन सी में क्या क्या चीज़ें कनेक्ट होती हैं? पहला है डार्डेनल स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, ये आप देख सकते हैं। ये सी ऑफ मरमरा को थेरोशियन सी से जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोकेशंस। और यहाँ इतने एरिया से, इस रीजन से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जैसे कि आपने देखा है ब्लैक सी से वहाँ की बाउंड्री रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इसी तरह ये डार्डेनल जो स्ट्रेट है, ये सी ऑफ मरमरा को पूर्व में और पश्चिम में थ्रेशियन सी को, जो कि एजियन सी का ही भाग है, इसको जोड़ता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, थेमाकस गल्फ है। थेमाकस गल्फ भी आपकी ग्रीस में है, जो कि एजियन सी में ही रिलेटेड लगी हुई है। फिर आपका ये और किस किस चीज़ों को जोड़ता है, ये मरमरा के सागर और काला सागर के लिए बोस्पोरस संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यानी कि सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी, इन दोनों को भी ये जोड़ता है। आगे है इसमें एजिया, ये ग्रीस और तुर्की के बीच में स्थित है। इसमें क्रेट आइलैंड और क्रेट आइलैंड के बारे में हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। और थ्रोशियन सागर का समुद्र भी शामिल है, थ्रोशियन सी, जैसे कि हमने बताया, थ्रोशियन सी का भी समुद्र शामिल है इसमें। और आपका क्रेट आइलैंड, सी ऑफ क्रेट, ये क्रेट आइलैंड है, ये क्रेट आइलैंड से भी बाउंड्री टच करता है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे बाउंड्री लैंड बॉर्डर टच करता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है हमारी गिलगित बाल्टिस्तान
रीजन। अब यहाँ ये किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन क्योंकि अभी हाल ही में लास्ट ईयर पाकिस्तान ने प्रांतीय स्थिति यानी कि इसको एक फुल पावर फुल फ्लैज स्टेट का इसको मान्यता या रिकॉग्निशन पाकिस्तान देने की योजना बना रहा है। पिछले साल क्या हुआ है डेवलपमेंट कि जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो रीजन है जो कि सो कॉल्ड पीओके का क्षेत्र कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, उस रीजन को पाकिस्तान ने ये योजना बनाई है कि इसको एक फुल फ्लैज स्टेट घोषित करना। तो इस वजह से भी ये न्यूज़ में था। अब देखिए आपको पता ही है कि ये हमारे इंटरनेशनल लेवल पर ये लैंड बाउंड्री इशू है पाकिस्तान का और हमारे बीच, इंडिया के बीच। तो अब इसका स्थान क्या है, या हमारे लिए लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर में चाइना यानी कि यहाँ पर चाइना से घिरा हुआ है, पश्चिम में अफगानिस्तान, इसके पश्चिम में यहाँ पर अफगानिस्तान है, दक्षिण पूर्व में कश्मीर की सीमा है यानी कि दक्षिण पूर्व में आपकी एक जम्मू कश्मीर की सीमा है। तो ये इन चारों साइड से इस तरह से घिरा हुआ है। अब ये किस लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान पर कब्जे वाले कश्मीर के साथ भौगोलिक सीमा साझा करता है और भारत इसे लद्दाख के केंद्र के रूप में मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे पीओके के रूप में देखता है। देखिए आपको पता ही होगा जो अभी आर्टिकल 370 को हटाया गया है तो जम्मू कश्मीर को पूरा अलग अलग दो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो जो लद्दाख का रीजन है, यह लद्दाख का रीजन भारत इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक मानता है इस रीजन को। हालांकि हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को इसमें अलग दिखाया है। तो इस रीजन को पूरा भारत के द्वारा क्या माना जाता है, लद्दाख का रीजन। इसलिए ये लद्दाख का सेंटर पॉइंट के रूप में भी इसको भारत देखता है, लेकिन पाकिस्तान इसे क्या कहता है, पीओके। अब क्या है इसकी पृष्ठभूमि? अब इसकी पृष्ठभूमि तो अलग चीज़ है, लेकिन इसका महत्व क्या है? ये एक रणनीतिक स्थान है, ये चीन को भूमि पहुंच प्रदान करता है। जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि अगर इस पूरे रीजन पे हमारा इंडिया का दोबारा से कब्जा हो जाए, इसको अधिकृत कर ले इंडिया, तो क्या होगा, पाकिस्तान से चाइना बिल्कुल कट हो जाएगा, बिल्कुल कट। लेकिन इस रीजन के कब्जा होने की वजह से, पाकिस्तान के कब्जा होने की वजह से ये पाकिस्तान को चाइना को एक बहुत अच्छा लैंड रूट प्रोवाइड करता है। और इसी रास्ते के थ्रू देखिए, इसी वजह से सीपैक को लेकर भी इशू था। इसी रास्ते की वजह से सीपैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो वो इसी रीजन से निकाला गया है। इसीलिए भारत को आपत्ति थी क्योंकि ये अभी डिस्प्यूटेड लैंड एरिया है और चाइना ने बिना दोनों पक्षों की सहमति के सिर्फ एक पक्षीय निर्णय लेते हुए यानी कि सिर्फ पाकिस्तान की सहमति पर ही यहां से इस रीजन से अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहां से बनाया है। तो इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में था और कंट्रोवर्सी का इशू था। तो ये क्या करता है, ये लैंड बॉर्डर प्रोवाइड या लैंड रूट प्रोवाइड करता है चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भारत ने इस कदम के खिलाफ विरोध किया है। आगे है इसमें अब हम ये देखते हैं कि जो गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है, यहाँ पर और पिछले क्या डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 2-3-4 सालों में। तो आपने देखा होगा, हमने इस डैम के बारे में भी चर्चा की थी पहले के लेक्चर्स में। आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट, कोहाला जल विद्युत परियोजना, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और डायामार भाषा बांध, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। एक बार फिर से देख लेते हैं एक शॉर्ट में। ये उत्तरी पाकिस्तान में सिंधु नदी पर ये बांध स्थित है। ये गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनवा और व्यास जिले के कोहिस्तान जिले के बीच उत्तरी पाकिस्तान में सिंधु नदी पर स्थित है। ये चीन की मदद से बनाया जा रहा है। अब दूसरा है आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये कहा है, ये पाकिस्तान के कश्मीर यानी कि वही गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन में पीओके में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की परियोजना है। देखिए आपको नदियां पता होना चाहिए, आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है कि आपको दे दिया जाएगा डायमर भाषा डैम, आप दूसरा दे दिया जाएगा आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट, तीसरा दे दिया जाएगा आपको कोहाला परियोजना। और या तो आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। डायमर भाषा दे दिया जाएगा सिंधु नदी, दूसरा दे दिया जाएगा आजाद पट्टन, दे दिया जाएगा आपको झेलम नदी, झेलम रिवर, और तीसरा आपको दे दिया जाएगा सिंधु रिवर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है। इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है। अगला है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये क्या है, ये जल विद्युत परियोजना है, झेलम नदी पर बनाई जा रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक का हिस्सा है और चीन द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ये सीपेक का भी हिस्सा है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ हमारे लिए मानसर झील कायाकल्प विकास योजना, मानसर लेक रिजुविनेशन प्लान। ये किसने शुरू किया है? वैसे तो ये नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो विभाग है, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। तो आप इससे ये कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यूपीएससी देखिए क्या करती है, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम कर देती है कि अभी मानसर झील परियोजना जिसका विकास हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा शुरू किया गया है, किस राज्य की योजना है? तो आपको आपको अरुणाचल प्रदेश दे दिया जाएगा, मिजोरम मणिपुर दे दिया जाएगा और साथ में जम्मू कश्मीर दे दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप आराम से कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो आराम से नॉर्थ ईस्ट का सोचकर उसको किसी नॉर्थ ईस्ट रीजन से लिंक कर देगा
और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को तो फौरन देखते ही वो एलिमिनेट कर देंगे, आउट कर देंगे। वो आप सोचेंगे या जो जिनका नहीं पढ़ा हुआ होगा वो सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर से तो कोई लेना देना ही नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की योजना है। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि मानसर झील कायाकल्प विकास योजना जम्मू कश्मीर की योजना है, जम्मू की, स्पेशली जम्मू की योजना है। ये इस क्षेत्र में दूसरे सबसे बड़े पर्यटन स्थल के रूप में मानसर झील को समग्र रूप से विकसित करना और झील इसकी पारिस्थितिकी और विरासत को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। अब इसके मानसर झील के बारे में देख लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर से 62 किलोमीटर दूर स्थित है। सुरिनसर झील और मनसर झील को जुड़वा झील भी माना जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारत की किन 2 झीलों को जुड़वा झील माना जाता है। तो आपको अलग अलग झीलें कॉम्बिनेशन में दी जा सकती हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सुरिनसर झील और मानसर झील, इनको क्या कहा जाता है? ट्विंस लेक। विशाल मानसर झील और इसकी वनस्पतियां और जीवों के कारण ये सबसे अधिक आकर्षण होने की वजह से तीर्थ यात्रा और सीनरी दृष्टि से, यानी कि यहाँ का दर्शन जो है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा विशाल और महत्व वाला है। यानी कि यहाँ पर सीनरीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर जो नेचुरल सीनरीज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्राकृतिक सीनरीज। तो इसलिए यहाँ पर टूरिज्म की बहुत ज़्यादा भरमार, टूरिज्म बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। अब ये आपका जम्मू कश्मीर रीजन में 26 रामसर साइटों में से एक है। यहाँ पर 26 जो रामसर साइट्स हैं उनमें से एक है। जम्मू कश्मीर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में भी नामित है, यानी कि ये रामसर कन्वेंशन के तहत आपका वेटलैंड के रूप में भी चिन्हित है। सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभयारण्य दोनों झीलों से घिरा हुआ है। सुरिनसर जो मानसर वन्यजीव अभयारण्य है वो दोनों झीलों से घिरा हुआ है। किन दोनों झीलों से? सुरिनसर झील और मानसर झील। महाभारत काल की इसकी पौराणिक उत्पत्ति के कारण कई मंदिरों के साथ ये साइट सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली न्यूज़ है हमारी लुहिरी स्टेज वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये स्टेज आई नहीं है, स्टेज 1 है। तो लुहिरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये क्या है? ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति या कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये कौन है? इन्होंने लुहिरी 210 मेगावाट की लुहिरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निवेश के लिए मंजूरी दी है। अभी क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर मंजूरी दी है। ये कौन सी क्या योजना है? ये शिमला और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सतलज नदी पर 210 मेगावाट की परियोजना विकसित की गई है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश की है, और हिमाचल प्रदेश के किस रीजन की? ये शिमला जिले के कुल्लू क्षेत्र की, यानी कि शिमला जिले में ही जो कुल्लू मनाली जो टूरिस्ट स्पॉट है, आपने कई बार नाम सुना होगा कुल्लू मनाली का, बहुत से लोग घूमने भी गए होंगे। तो यहाँ पर ये शिमला जिले में बनाई जा रही है, हिमाचल प्रदेश की योजना है। और कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये इस तरह के क्वेश्चन बांध और उनसे रिलेटेड राज्य या जिले जो पूछे जाते हैं या नदियाँ, ये पीसीएस के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, पीसीएस एग्जाम्स के, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो। किसके द्वारा निष्पादित किया जा रहा है? ऑपरेटेड किसके द्वारा किया जा रहा है इसको? एग्जीक्यूट सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा इसको निष्पादित किया जा रहा है। आगे इसमें इसका महत्व क्या है? ये परियोजना सालाना यानी कि एनुअली 758.20 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगी। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होता है या इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर डैम होते हैं, तो उनकी दो उद्देश्य होते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था। एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य उनका क्या होता है? पानी को स्टोर करना। दूसरा, साथ ही जो पानी वहां पर बांध में तेजी स्पीड से गिरता है तो मैकेनिकली उससे पावर जनरेशन करना, उस हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिक का जनरेशन करना। ये ग्रिड स्थिरता प्रदान करने और बिजली की आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। ग्रिड को मूल्यवान नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ने के अलावा परियोजना में सालाना पर्यावरण से 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी भी होगी। यानी कि जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके स्थान पर इसको शुरू करने से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने से क्या होगा? 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसमें कमी आएगी। मतलब उत्पादन नहीं बल्कि उत्सर्जन जो होता है, जो हमारे इस वातावरण में फैल जाता है और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। तो आपको पता ही होगा, थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और अभी अन्य कई प्रदूषक गैसें रिलीज होती हैं। तो ये उनकी कमी को, उनकी मात्रा को कम करेगा। इस प्रकार वायु गुणवत्ता और कम वायु प्रदूषण में सुधार में योगदान दिया जाएगा। तो आपसे इसके उद्देश्य पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगली हमारी न्यूज़ है इथोपिया का तिग्रे क्षेत्र। अब ये किस लिए न्यूज़ में है? देखिए, यहाँ पर इथोपिया का जो रीजन है, आपने कई बार देखा होगा, ये हर तरह के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में अफ्रीकन रीजन सबसे ज्यादा बुरी रैंक पर रहते हैं, यानी कि लास्ट रैंक पर ही रहते हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति किन देशों की रहती है? अफ्रीकन देशों की रहती है। तो यहाँ पर क्या है? माल न्यूट्रिशन और फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा है, एक्यूट फूड क्राइसिस है यहाँ। ये हमने देखा भी था अपना फूड इंडेक्स वाले लेक्चर में, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स वाले लेक्चर में भी देखा था कि यहाँ पर एक्यूट फूड क्राइसिस और माल न्यूट्रिशन की समस्या पाई जाती है। इसकी वजह से इथोपिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में यूएन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये बताया है कि
इथोपिया का जो तिग्रे रीजन है, तिग्रे रीजन यहाँ से 9 मिलियन लोग यानी कि 90 लाख लोगों के माइग्रेट करने की यहाँ समस्या देखी जा रही है। अब तिग्रे इथोपिया के 9 क्षेत्रों का सबसे उत्तरी है। यहाँ पर 9 मिलियन लोग इथोपिया के तिग्रे क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष से विस्थापन का जोखिम है, यानी कि यहाँ के 90 लाख लोगों को डिस्प्लेसमेंट का यहाँ डर है, माइग्रेशन का डर है। अब तिग्रे रीजन जो है ये पूरे इस उत्तरी अफ्रीका में सबसे समृद्ध रीजन माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस रीजन अफ्रीका के इथोपिया का क्षेत्र है, और अफ्रीका के जितने भी ये उत्तरी क्षेत्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉस्पेरस रीजन माना जाता है। अब तिग्रे जो है तिग्रीन, इरोब और कुनमा लोगों की मातृभूमि है, यानी कि ये अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। आपको पता ही होगा कि यूपीएससी क्या करती है, अलग अलग देश जो न्यूज़ में रहते हैं उनसे, उनमें जो कम्युनिटीज़ रहती है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती है, या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उन क्षेत्रों को नाम देकर। जैसे कि कई बार वेस्ट एशिया से रिलेटेड क्षेत्रों के बारे में पूछा जा चुका है, जैसे कि आपको पता ही होगा कई क्षेत्रों के बारे में पहले ही वेस्ट एशिया में, जैसे सीरिया के कई क्षेत्र न्यूज़ में रहते हैं, या फिर इराक के कई क्षेत्र न्यूज़ में रहते हैं, या ईरान के, या आपका फिलिस्तीन, जैसे कि आपका इजराइल के कई क्षेत्र युद्ध की वजह से न्यूज़ में रहते हैं। तो वहाँ डायरेक्टली उनसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो तिग्रे रीजन है वो इथोपिया का क्षेत्र है, इथोपिया का उत्तरी क्षेत्र है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं? तिग्रीन, इरोब और कुनमा, ये 3 कम्युनिटीज पाई जाती हैं। स्पेशली तिग्रे उत्तर में इरिट्रिया से घिरा हुआ है, इरिट्रिया से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। पश्चिम में सूडान, इसके पश्चिम में सूडान है, और दक्षिण में अम्हारा क्षेत्र। दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? अम्हारा रीजन। पूर्व और दक्षिण पूर्व में, यानी कि ईस्ट और दक्षिण ईस्ट में क्या है? अफार रीजन। अफार क्षेत्र जो है स्पेशली जिबूती का क्षेत्र है, जिबूती का रीजन है। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए इथोपिया किसका हिस्सा माना जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें कौन कौन से 4 क्षेत्र आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 क्षेत्रों का आपको नाम पता होना चाहिए। आगे इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पर्यवेक्षकों के मुताबिक तिग्रे क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों की तुलना में समृद्ध है, यानी कि जितना भी पूरा इथोपिया का क्षेत्र है उसमें सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है ये तिग्रे रीजन, ये सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस माना जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया। और ये पूरे अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका का जितने भी क्षेत्र है, यहाँ के सूडान है, इरिट्रिया है, आपका लीबिया है, इजिप्ट है, इन सारे क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा समृद्ध रीजन माना जाता है। यहाँ की संघीय प्रणाली की संरचना देश के 10 क्षेत्रों की महत्वपूर्ण स्वायत्तता की अनुमति देती है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से डेमोक्रेटिक रीजन है। तो इस तरह कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं। आगे है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है। किसके बारे में बात हो रही है? इथोपिया। इथोपिया किसका देश है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। इसमें इरिट्रिया, जिबूती और एक अन्य देश भी आता है सोमालिया। ये सारे चारों क्षेत्र आते हैं, आपका इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, ये 4 क्षेत्र आते हैं। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों को भीतर पूरी तरह से निहित है। इथोपिया उत्तर में इरिट्रिया, जैसे कि हमने आपको बताया, इसके उत्तर में इरिट्रिया है। दक्षिण में इसके उत्तर पूर्व में जिबूती है, यानी कि यहाँ पर ये जिबूती का क्षेत्र है। उत्तर पूर्व में सोमालिया है, ये पूर्व में आपका सोमालिया आ जाता है। दक्षिण में कीनिया, यहाँ दक्षिण में इसका कीनिया है। पश्चिम में दक्षिण सूडान, पश्चिम में क्या है? दक्षिण सूडान, आपका साउथ सूडान है, और दक्षिण सूडान और सूडान से घिरा हुआ है। और आखिर में क्या है? ये इससे भू आबद्ध क्षेत्र है, यानी कि लैंडलॉक्ड, पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगली न्यूज़ है हमारी पोलावरम परियोजना। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। 2022 खरीफ सीजन में तक पोलावरम परियोजना को पूरा करने की योजना बनाई है किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया? पोलावरम परियोजना जो है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की योजना है। इसका स्थान क्या है? इसका स्थान ये गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के पोलावरम गांव के पास गोदावरी नदी पर स्थित है। ये जलाशय छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के कुछ हिस्सों में पानी उपलब्ध कराता है, यानी कि ये जो रिजर्वॉयर है, जलाशय है, ये जो रिजर्वॉयर है ये क्या करता है? आपका छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों को पानी की उपलब्धता प्रदान करता है। परियोजना सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल सुविधाओं के विकास के लिए बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज प्रमुख टर्मिनल जलाशय परियोजना है, रिजर्वायर प्रोजेक्ट है। कृष्णा नदी बेसिन के दाहिने नहर के माध्यम से एक अंतर बेसिन हस्तांतरण की यह सुविधा प्रदान करेगा। इसकी स्थिति क्या है? ये परियोजना आंध्र प्रदेश विभाजन अधिनियम 2014 में राष्ट्रीय स्थिति इसको दी गई, और इसका डिजाइन फिर चेंज किया गया तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद। तो आपको इसके कुछ फैक्ट्स याद रखने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरी चीज़ क्या है? इसको अभी डिस्कस जो निर्णय लिया गया है एपी गवर्नमेंट द्वारा, इसको 2022 तक कंप्लीट करने का, खरीफ सीजन तक। तीसरी चीज़ ये है कि ये गोदावरी नदी पर बनी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है, ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है, और छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों को, आंध्र प्रदेश के साथ साथ इन 2 राज्यों को भी पानी की उपलब्धता, पीने के पानी की उपलब्धता प्रदान करेगा। अगली न्यूज़ है हमारी जिगटोंग बंदरगाह, जिगटोंग पोर्ट
तो आपको जिगडोंग पोर्ट पता होना चाहिए कि ये किसका पोर्ट है, चाइना का। तो आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आपको सीधे क्वेश्चन ये दे दिए जाएंगे, ऑप्शन आपको इसी साउथ ईस्ट एशिया रीजन के या ईस्ट एशिया रीजन के ही दिए जाएंगे, ताकि आप आराम से कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर इन लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं यहाँ पर। जापान में, फिलीपींस हो, चाहे लाओस या कंबोडिया हो, तो इनके क्षेत्रों के नाम ही ऐसे ही होते हैं। तो आप अगर सोचें कि चाइना का दिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि जिगडोंग चाइना से रिलेटेड पोर्ट है, तो ये इतना आसान क्वेश्चन आपको यूपीएससी नहीं देगी। तो ये चीनी बंदरगाह जिगडोंग में अभी क्या हुआ है कि डेवलपमेंट क्या हुआ है कि यहाँ पर अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की शिप्स को एंटर नहीं होने दिया है चाइना ने, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो ये जिगडोंग बंदरगाह उत्तरी चाइना में तोंगशोंग नगर पालिका हैबई के तट के पास ये कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल गहरे पानी का अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पोर्ट है। ये तांगशोंग बंदरगाह परिसर का हिस्सा है। अब इसमें ये चीन में 9वें सबसे बड़े बंदरगाह है। तांगशोंग आपका जो है जिगडोंग बंदरगाह है, ये चीन का 9वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, 9th सबसे बड़ा बंदरगाह। दूसरी चीज़ क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है और इंटरनेशनल पोर्ट है। ये पोर्ट बोहाई सागर में तियानजिन के बंदरगाह के करीब स्थित है, बोहाई बे में, ये बोहाई बे है। तो यहाँ पर ये स्थित है जिगडोंग बंदरगाह, जिगडोंग पोर्ट। अगली न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये पांगड़ा गांव इसलिए न्यूज़ में है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, जैसे कि आपको पता ही होगा, वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत क्या करता है, इसके नाम पर चाइना अलग अलग क्षेत्रों को कब्जाता जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के बहुत ज़्यादा क्षेत्र डिस्प्यूटेड हैं। इसी तरह ताइवान का रिलेटेड इशू है, इसी तरह हांगकांग से रिलेटेड इशू है, इसी तरह इसका किससे रिलेटेड इशू है, इसका आपका साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, जिसमें ये कई पैरासेल आइलैंड और स्प्राटली आइलैंड, इन पर सब पर नातूना आइलैंड, इन पर सब पर अपना कब्जा घोषित करता है। इसी तरह आपका इसका जापान से इशू है आइलैंड्स को लेकर। तो ये क्या करता है, वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चाइना कई क्षेत्रों को अपना क्षेत्र रीजन घोषित करता है। इसी तरह इसका एक इशू किससे है, आपका भूटान से है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, भूटान के एक पांगड़ा गांव में चाइना ने 2 किलोमीटर अंदर तक एक नया गांव विकसित किया है। ये चाइना द्वारा निर्मित एक नया सीमा गांव है, यानी कि लैंड आपका बॉर्डर विलेज है। ये चीन और भूटान द्वारा विवादित क्षेत्र पर स्थित है, यानी कि ये चाइना और भूटान के बीच डिस्प्यूटेड लैंड एरिया है। 2017 में इसमें स्टैंड ऑफ की भी कंडीशन देखी गई, दोनों में टकराव की स्थिति, और भारत भूटान चाइना ट्राई जंक्शन के पूर्व में है। यानी कि जो भारत सिक्किम के पास, सिक्किम और भूटान के रीजन पर जो चुंबी वैली है, चुंबी वैली के बारे में आप सुनते रहते होंगे, चुंबी घाटी जो है, चुंबी घाटी के ये हमारा इंडिया का रीजन सिक्किम में, और चाइना का रीजन और भूटान का रीजन, ये तीनों रीजनों के जो ट्राई जंक्शन है इसके पूर्व में स्थित है। तो इसलिए भी ये रणनीतिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना का यहाँ पर आना। तो चाइना को यहाँ पर आने से भारत की रोकने के प्रयास है। अब इसमें भूटान का पक्ष क्या है, इसने आधिकारिक तौर पर अपने क्षेत्र में किसी भी चीनी गांव की उपस्थिति से इंकार किया है। देखिए भूटान क्या कर रहा है, हालांकि आप सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू भूटान की सीमा के अंतर्गत चाइना की डेवलपमेंट देखी जा सकती है। जैसे कि कई अरुणाचल प्रदेश के गांवों में चाइना की डेवलपमेंट देखी गई है सैटेलाइट इमेजेस में, और कई इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर भी किया था, लेकिन भारत ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत का स्टैंड क्या था, भारत ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि ये संप्रभुता का इशू हो जाता है, सॉवरेनिटी का, और पॉलिटिकल इशू से भी ये रिलेट करता है, ताकि कहीं जो पब्लिक है वो करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना हो जाए या करंट गवर्नमेंट पे उंगलियां ना उठाना शुरू कर दे। इसलिए जो देश होते हैं वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं इस तरह के दावों को। तो क्या क्या है, इसी तरह का भूटान ने भी स्टैंड लिया है। भूटान का स्टैंड क्या है कि वो कहता है कि किसी भी तरह की चाइना की यहाँ पर एक्विजिशन नहीं किया है, चाइना ने किसी भी तरह का इंसर्शन नहीं किया है। लेकिन इंडिया की साइड क्या है, भारत इसे चीन द्वारा एक तरफा रूप से त्रिकोणियों को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखता है। त्रिकोणियों को आगे बढ़ाने के रूप में क्या मतलब है इसका, जैसे कि हमने आपको बताया अभी चुंबी वैली के पास जो ट्राई जंक्शन है इंडिया का, चाइना का और भूटान का जो ट्राई जंक्शन है, इसके पूर्व में ये विकसित हुआ है, ये पेडोंग गांव। तो पांगड़ा गांव जो विकसित हुआ है ये इस चुंबी वैली के, यानी कि इंडिया, चाइना और भूटान के ट्राई जंक्शन के ईस्ट में हुआ है। तो अब ये इंडिया का स्टैंड ये है कि इंडिया ये कहता है कि ये इसी जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसके ये विस्तार के रूप में इंडिया इसे देखता है कि इसका कहना मानना यह है इंडिया का कि यहाँ पर ये हल्के हल्के चुंबी वैली तक आने की कोशिश करेगा। अब चाइना की साइड क्या है, चाइना के नक्शे के अनुसार ये गाँव जो है ऑलरेडी इसको चाइना के मैप में ही दर्शाया जाता है। अब चीन में डोकलाम या डोंगलाम ये एक ऐसा क्षेत्र है जो 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम है, जिसमें पठार और भारत, भूटान और चीन के बीच त्रिकोण की घाटी शामिल है। ये तिब्बत, भूटान की हॉ घाटी और सिक्किम की चुंबी घाटी से घिरा हुआ है। यानी कि जो सिक्किम वाला जो रीजन है जहाँ पर आपका
सिक्किम रीजन, और ये असम का जो रीजन आ जाता है, और फिर यहाँ पर भूटान आ जाता है कुछ, और बाकी ये नीचे असम का रीजन आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्राई जंक्शन का जो एरिया है आपका, हमारा जो ट्राई जंक्शन का एरिया है, तो वहाँ पर ट्राई जंक्शन इंडिया के साइड कौन सी है, सिक्किम की चुंबी घाटी। भूटान की साइड कौन सी है, भूटान की हा वैली है, हा वैली, हा घाटी, और ये चाइना का तिब्बत है। तो ये इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर यहाँ पर डोकलाम इशू है, जो कि आपने देखा होगा 2017 में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। साकटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ये क्या है, ये पूर्वी भूटान टैंगसिंग जिले में है। ये यूनेस्को समावेशन के लिए भूटान की टेंटेटिव सूची में अस्थायी साइट के रूप में सूचीबद्ध है। अगली न्यूज़ है हमारी शहतूत डैम। ये किससे रिलेटेड है, ये अफगानिस्तान से रिलेटेड हमारी डेवलपमेंट है ये, लेकिन हमारे तालिबान का कब्जा होने से पहले की ये डेवलपमेंट है। अब शहतूत डैम को कहाँ बनाया गया है, शहतूत डैम काबुल नदी पर स्थित है। पहला चीज़ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, शहतूत डैम, शहतूत डैम ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये अफगानिस्तान में स्थित है। दूसरा, ये काबुल नदी पर स्थित है, काबुल नदी पर, काबुल नदी के मैदान काबुल नदी के मैदान नदी सहायक नदी पर बनाया जाएगा। यानी कि मैदान जो रिवर है, मैदान किसकी सहायक नदी है, सब्सिडरी है, ये काबुल की सब्सिडरी है मैदान रिवर, मैदान। तो इस नदी पर ये बनाया जा रहा है मेनली, अगर इसको ब्रॉड वे में कहें तो काबुल नदी पर, लेकिन ये स्पेशली काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर बनाया जा रहा है। बांध का निर्माण काबुल शहर को 2 मिलियन प्रवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करेगा, जो अफगान की राजधानी है। तो ये आज के लेक्चर में हमारी कुछ न्यूज़ थी। कल के लेक्चर से हम आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे कल से। और वो जो इंडाइसेस और रिपोर्ट्स के 2 लेक्चर हमारे रह गए हैं, 1 से 2 लेक्चर और आएंगे, उसमें हमारा इस साल का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा इंडाइसेस और रिपोर्ट से रिलेटेड, और फिर हम उसका आपको एक कंबाइंड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।